Hello everyone, welcome to Technical Inclined Plus. In this video we will get the quick revision of structural engineering. पहले तो हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का जो है क्विक रिवीजन देखेंगे। तो उस क्विक रिवीजन में मैंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स लिए हैं, कुछ टॉपिक्स को मैंने सिलेक्ट किया है और उन्हीं के थ्रू हम ये देखेंगे जो भी हमारा रिसेंट जल्द ही जो हमारा आने वाला है गेट का एग्ज़ाम, तो उसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अगर इस वीडियो को देख करके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। तो आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स को उठाइए जो पढ़ने के बाद अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। ओके, मेरे पास है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स। सेलेक्टेड टॉपिक में हम देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है अगर हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। सर, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का जो पार्ट है इसमें हमें देखना होगा स्टील स्ट्रक्चर और फिर हम देखेंगे इसमें आरसीसी डिजाइन जिसे बोलते हैं रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, या फिर डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं DRCS, डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। ओके, अब हम देखें क्या स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस देखिए, स्टील स्ट्रक्चर हो गया, इसमें आरसीसी हो गया और स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हम पहले स्ट्रक्चरल एनालिसिस को उठाएंगे। हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस को उठाएंगे और इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और जो हमको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो वही इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, थोड़ा उसमें डिस्कस करेंगे और जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पे भी थोड़ी नज़र डालेंगे, टॉपिक्स पे थोड़ी नज़र डालेंगे। देखिए हमें भाई जब हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ते हैं तो हमको यहाँ पर मिलता है पहला चैप्टर डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी, ठीक है। हमें डिटर्मिनेसी मिलता है और इनडिटर्मिनेसी की हम बात करते हैं। तो इसमें हमें पता स्टैटिक डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी मिलता है। तो इसमें हमें दो तरह की डिटर्मिनेसी की बात करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेसी क्या होगा कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी होती हैं सर, अगर हम 2D स्ट्रक्चर की बात करें नंबर ऑफ रिएक्शंस हमारे पास 3 होती हैं। हम एफएक्स की बात करते हैं, वाई की बात करते हैं और मूवमेंट की बात करते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस हमारे पास कुछ, मान लिया हमारे पास एफ है, इनकी वैल्यू है 3। तो देखिए जितने नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस है उतनी ही रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पर इसकी अगर हम इनडिटर्मिनेसी की बात करें तो 3 - 3 बोलेंगे तो जितनी रिएक्शंस हैं, जितने अननोन फोर्सेस दोनों सेम है, तो यहाँ पर इनडिटर्मिनेसी हो जाएगी 0 सर। इनडिटर्मिनेसी 0 हो जाएगी, कहने का मतलब क्या है, ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होने वाली है। और यहाँ पर क्या होने वाला है, नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस ग्रेटर देन द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस जो होती हैं उनसे अगर नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस ज़्यादा है तब यहाँ पर क्या बोला जाएगा, अपनी स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट है। अब ये तो चीज़ क्लियर है, ठीक है। डिटर्मिनेसी क्लियर है और इनडिटर्मिनेसी क्लियर है। अब हमें ये चीज़ देखना है कि जो दूसरा पार्ट इनडिटर्मिनेसी है, इनडिटर्मिनेसी हमारे गेट के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ से हमें ज़रूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो 2 नंबर का हो या फिर 1 नंबर का हो, चाहे वो 2 नंबर का हो या फिर 1 नंबर का हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके टाइप्स देखना है। डिटर्मिनेसी जो है, डिटर्मिनेसी नहीं बल्कि इनडिटर्मिनेसी बात करेंगे। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होती है स्टैटिक डिटर्मिनेसी और एक होगी आपकी काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी।
स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, तो इनको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द इंटरनल इंडिटरमिनेसी और एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। इंटरनल और एक्सटर्नल को जो हम जोड़ेंगे इंडिटरमिनेसी को निकाल करके तो हम कैलकुलेट करेंगे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और यह काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। ओके, तो चलिए सर और यहाँ पर हमारे पास कुछ फार्मूलेज हैं, कुछ फार्मूला है, उन फार्मूला को देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है और छोटे वीडियो में हम सारी चीज़ों को किस तरह समराइज करें, ठीक है। तो देखिए हमें स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना होगा, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना होगा। तो ये किस किस के लिए हमारे पास, हमने अभी बोला है कि हमें एक्सटर्नल निकालना होगा और प्लस हमें इंटरनल निकालना होगा। एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी निकालना होगा और हमें इंटरनल इंडिटरमिनेसी निकालना होगा। तो एक्सटर्नल को कैसे कैलकुलेट किया जाए और इंटरनल को कैसे कैलकुलेट किया जाए, और अगर हमारे पास बीम है तब कैसे, ट्रस है तब कैसे, और यहाँ पर हमारा फ्रेम है तब कैसे। और देखिए बीम है तब उसमें एक्सटर्नल कैसे और इंटरनल कैसे, ट्रस है तब एक्सटर्नल कैसे और इंटरनल कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रेम है तब एक्सटर्नल कैसे और इंटरनल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आपको ये चीज़ आना चाहिए, ठीक है। आपने अगर ये चीज़ नहीं पढ़ी है, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी, इंटरनल इंडिटरमिनेसी, और आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि अगर बीम, फ्रेम, ट्रस है, बीम है, फ्रेम है, ट्रस है, और इसमें अगर 2D है तब कैसे, 3D है तब कैसे। 2D 3D में आपको घुमा सकता है सर, 2D और 3D में आपको घुमा सकता है। अब देखिए, आई होप आपने ये सारी चीज़ें समझ रखी होंगी और आपको ये पहले से आता भी होगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने अच्छी तरह से तैयार कर रखी होंगी। तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ी चीज़ें लिखता हूँ। इंडिटरमिनेसी को आज हम यहीं पे ख़त्म कर डालेंगे, इंडिटरमिनेसी को रुकने नहीं देना है। और यहाँ पर एक यूनिवर्सल फार्मूला दूंगा इसी वीडियो में। अगर कैसा भी क्वेश्चन हो फ्रेम से रिलेटेड, आप एक फार्मूला मारेंगे, आंसर आपको मिलेगा। तो चलिए देखिए, अगर हम एक्सटर्नल की बात करेंगे, ठीक है, तो हम निकालना होगा R-3। यहाँ पर अगर 2D स्ट्रक्चर है तब R-3, R तो नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस और E3 जो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखिए आप R-6 3D स्ट्रक्चर के लिए, सर 3D स्ट्रक्चर के लिए होगा R-3। अब आइए और बात करते थोड़ी। अब हम बात करेंगे इंटरनल इंडिटरमिनेसी, इंटरनल इंडिटरमिनेसी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको R-3 लगाना है सर, यहाँ पर भी R-3 लगाना है, यहाँ पर भी R-3 निकालना। अब बात बची इंटरनल इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करने के लिए, तब आपको बीम, फ्रेम, ट्रस में अलग अलग तरह से डील करना होगा। तो देखिए सर, अगर हम फ्रेम की बात करें, अगर हम फ्रेम की बात करेंगे तो आप देखते कुछ आपको फ्रेम इस तरह से मिलता है, इस तरह से आपको फ्रेम मिलता है। आपको कुछ इस तरह से फ्रेम मिलता है, तब आपको क्या देखना होता है इसमें, क्लोज्ड लूप देखना होता है, लूप देखना होता है। लूप अगर क्लोज नहीं है तो आप उसको क्लोज कर दो, क्लोज लूप नहीं तो आप उसको क्लोज कर दो। क्लोज लूप होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अपना फ्रेम सपोर्ट रिजिड होना चाहिए। यहाँ पर ये सपोर्ट रिजिड है, यहाँ पर रिजिड ने हिंज है, तो एक रिएक्शन इसको एडिशनल दे दो, रिजिड हो गया। अभी ये 3 हो गई यहाँ पर रिएक्शन। यहाँ पर रोलर है, यहाँ पर 2 दे दो, अब ये क्या हो, रिजिड हो गया। ये एक रिएक्शन पहले थी और 2 और दे दी तो क्या होगा, रिजिड हो गया। यहाँ पर हमने एडिशनल 1 दिया है। अब कितने देखिए लूप आपको कितने मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। और आप बात करें एक लूप आपको 3 स्टैटिक इंडिटरमिनेसी देता है, 3 देगा। और लूप कितने हैं,
1 2 3 4 क्लोज लूप आपके पास 4 हैं। और हमने रिएक्शन कितनी बढ़ाई है सर, रिएक्शन हमने कितनी बढ़ाई है, 1 2, ठीक है। यहाँ से 1 बढ़ाई, यहाँ से 2 बढ़ाई है तो -3 आ जाएगा, 4 तिया 12 और में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9। अब देखिए आपको इधर से क्वेश्चन मिलेगा, आप कैलकुलेट कर लेंगे, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट कर लेंगे। फ्रेम में जैसे मैंने बताया आपको 3c माइनस r करना है, यहाँ पर 6c माइनस r आपको करना है। अगर यहाँ पे e है तब के लिए जब 2d है और e है जब 3d है, और r की वैल्यू देखिए इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3d के लिए 6 हो जाती है, 3d के लिए 6 हो जाती है। क्यों भाई 3d के लिए 6 क्यों? हम जानते हैं r fx मिलेगा, fy मिलेगा, fz मिलेगा, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से मिलेगी x y z। अब देखिए x में आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे, y में, z में, लेकिन मोमेंट भी आपको mx my mz मिलेगा, मोमेंट भी आपको 3 मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम बात करें थोड़ी, ये जो रिलीज्ड रिएक्शंस होती हैं, रिलीज्ड रिएक्शंस होती हैं, देखिए अगर यहाँ से बात करी जाए सर, ये जो मैंने आपको यहाँ पर कुछ फ्रेम दिखाया है, ये मैंने आपको कुछ फ्रेम दिखाया, यहाँ पर इसने कुछ ये मार दिया है और यहाँ पर इसने कुछ ये मार दिया है और नीचे ये ले आया है कुछ, इसने यहाँ पर ये भी रोलर दे दिया है और ये भी रोलर दे दिया है। अब आपको इसमें पूछ लिया सर, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आप कैलकुलेट करिए, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करने के लिए इंटरनल पहले मैं कैलकुलेट करूँगा। आपको क्या करना है, इसको क्लोज लूप में चेंज कर लेना है, क्लोज लूप इसे बना, इसे क्लोज करिए, यहाँ पर 2 रिएक्शन मारिए, यहाँ पर 2 रिएक्शन मारिए। अब देखिए आपको थोड़ी सी चीज़ और देखने को मिलेगी, यहाँ पर कितना इंटरनल हिंज दे रखा है, इंटरनल हिंज दे रखा है। अब आप देखेंगे यहाँ पर 4 मेंबर जुड़े हुए हैं, 4 मेंबर यहाँ पर आपके जुड़े हुए हैं, 4 में से 1 घटाइए 3 बचेगा, 4 में से 1 घटाइए 3 बचेगा, प्लस एक हिंज आपको ये भी दे रखा है, यहाँ पर 3 मेंबर जुड़े हुए, 3 में से 1 घटाइए, 3 में से 1 घटाइए 2 बचेगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 2, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा सर। तो बस लूप कितने हैं यहाँ पर अपने, 1 2 3 4, तो क्या करिए 3 × 4 माइनस रिलीज रिएक्शंस, देखिए मैंने 2 तो ये लिखिए, 2 तो भैया ये अपनी हमने जोड़ी है, इनको तो घटाना है 4, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, ये 4 घटानी है। और रिलीज रिएक्शन हमारे पास कितनी मिली थी, वहाँ से 3 वहाँ से 2 वहाँ से, कितनी भाई 5, और यहाँ से आप देखिए 5 और 4 9, और 4 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी, 12 में से 9 जाएगा, बचेगा कितना सर 3। इस तरह से ये हमारा प्रोसीजर है फ्रेम में स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को कैलकुलेट करने का। आई होप आपको स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करना आ चुका होगा, इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फ्रेम में कैलकुलेट करना आ चुका होगा। तो चलिए अब हम ज़रा सी बात करेंगे, थोड़ी सी बात करें ट्रस के लिए, ट्रसेस के लिए हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो ट्रस में देखिए, ट्रस में स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करने का फार्मूला सिंपल है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करने का फार्मूला सिंपल है, वो है m + r e - 2j। देखिए m हो जाएगा मेंबर ऑफ फोर्सेस, r हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, j हो जाएगा जॉइंट्स, j हो जाएगा आपका जॉइंट्स। और देखिए अगर ये आपकी 2D ट्रस है तब फार्मूला आप याद रखिए, हो सकता है डायरेक्ट फार्मूला आपको पेपर में दे रखा हो, पेपर में आपको डायरेक्ट फार्मूला दे रखा हो और आपसे पूछ लिया जाए। और आप देखिए एक फार्मूला आपको मिलेगा, ds = m + r e - 3j। ये है आपका 3D स्ट्रक्चर। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल की बात नहीं करी है जी, लिख लीजिए एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी का फार्मूला क्या, जैसा कि मैंने आपको सिंपल बताया था, r e - इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3 लीजिए आप। इंटरनल की बात करो, इंटरनल की बात करूँगा तो फिर आपको लेना होगा m - 2j - 3,
ओके, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तब आपका फार्मूला सर यही मिलेगा m प्लस आर ई माइनस 2j। ठीक है, अब देखिए ये ट्रसेस की बात है, 2D ट्रस का फार्मूला देख लिया, 3D ट्रस का फार्मूला देख लिया। क्या करना है ट्रस में, m प्लस आर माइनस 2j मेंबर गिन लेना है, जॉइंट्स गिन लेना है और r ले लेना है आपको। ठीक है, r रिएक्शंस ले लेना है। ट्रस आपकी किस तरह की है, ट्रस आप वैसे इस तरह की जानते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक तरफ हिंज होता है, दूसरी तरफ रोलर होता है। और आपको ट्रस कैसी मिलने वाली, इस तरह से आगे वो और बढ़ा देगा और कुछ इस तरह से आपको इधर दे देगा, यहाँ पर और रोलर दे देगा सर। तो देखिए ये भी एक ट्रस है और उसने अगर यहाँ पर कुछ कर दिया और यहाँ पर उसने कुछ ये दे दिया तो ये भी ट्रस है, और उसने यहाँ पर जा कर के ये कुछ और ये दे दिया तो ये भी ट्रस है। ट्रस का मतलब क्या है सर, ट्रस का मतलब ये है कि जो फोर्स हम लगाएंगे ट्रसेस में वो जॉइंट्स पर लगाएंगे। फोर्स कैन बी अप्लाइड इन द ट्रस ओनली ऑन द जॉइंट्स। अगर हम जॉइंट को छोड़ करके अगर हम उसके मेंबर पर फोर्स लगा देंगे तो सर वो ट्रस नहीं, वो बीम बन जाएगा। फोर्स अप्लाइड ऑन जॉइंट्स ओनली एंड जॉइंट्स ऑफ मेंबर। तो देखिए फोर्सेस जो है यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, इस तरह से जॉइंट्स पे लगाना है फोर्सेस, जॉइंट्स पे। ठीक है, तो ये है अपना प्रोसीजर ट्रसेस के लिए। तो देखिए अब हम स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का एक सिंपल फार्मूला लिखते हैं। हम एक स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का सिंपल फार्मूला लिखेंगे तो वो फार्मूला आपको नहीं भूलना है। ट्रसेस के लिए आपको ये चीज़ याद करनी सही है। अब देखिए हम फार्मूला क्या लिखेंगे इसके लिए, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इक्वल टू 3m प्लस आर ई माइनस 3j प्लस आर आर। ठीक है, एक फार्मूला ये 2D के लिए है। यहाँ पर आपको लिखना है 6m प्लस आर ई माइनस 6j प्लस आर आर। आर आर मैंने बताया था नंबर ऑफ रिलीज्ड रिएक्शंस, आर आर इक्वल टू द सिग्मा m माइनस आर ना m माइनस 1, सिग्मा m माइनस 1। ये 2D के लिए है सर। और 3 इंटू सिग्मा m माइनस 1 ये 3D के लिए हो जाएगा सर। ये 3D के लिए हो जाएगा, ये 3D के लिए हो जाएगा, 2D के लिए हो जाएगा। और देखिए m मेंबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मेंबर्स, RE हो जाएगा, RE हो जाएगा जो तुम्हारी रिएक्शंस दे रखी है वो, और ये हो जाएगा जॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करते हैं। अब आइए थोड़ी सी बात करें काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। इसको मैं डीके बोलूँगा, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इसको डीके बोलूँगा। और डीके हम कैलकुलेट करते हैं 3j माइनस आर ई। ठीक है, आर ई बोल देते हैं यार, नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस बोल दीजिए। और 3 मतलब हम क्या जानते हैं सर, एक जो जॉइंट होता है हमारे पास 3 डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। 2D में 3 डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। और अगर 3D की बात करें तो यही फार्मूला अपना थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 6j माइनस आर ई, 6j माइनस आर ई हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको देखना होता है, बस ये जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ यही गेट में फंसाता है। यही पॉइंट जो मैं अभी बोलूँगा, 2 पॉइंट यहाँ पर बोलूँगा, यहीं से आपको डी के सभी निकाल लेते हैं। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी पेपर में सभी निकाल लेते हैं और अपने रूम पर भी निकालेंगे, हर जगह उनसे कोई पूछेगा निकाल लेंगे। लेकिन जब गेट में जाएंगे, आप गेट में जाएंगे, SSC JEE और मैं और RB की बात नहीं कर रहा हूँ, जब गेट में जाएंगे तब आप यहाँ पर इसको गलत करके आने वाले हैं। गलत करके क्यों आने वाले, देखिए इतना तो आपको करना ही है, 3j माइनस आर ई आपको करना ही है। और लेकिन आपको एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको करनी है, आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। और क्वेश्चन बोलेगा क्या
इसे बोलेगा ऑल मेंबर्स जितने भी मेंबर्स हैं आर एक्सियली एक्सटेंसिबल। अगर आपके सारे मेंबर एक्सटेंसिबल हैं तो आप 3j माइनस आर ई करिए, एक नंबर मिल जाएगा। अगर बोल दिया ऑल मेंबर्स आर नॉट एक्सियली एक्सटेंसिबल, या फिर बोल दिया जाए ऑल मेंबर्स आर एक्सियली रिजिड। नहीं, ऑल मेंबर्स आर नॉट एक्सियली एक्सटेंसिबल एंड ऑल मेंबर्स आर द एक्सियली रिजिड। एक्सियली रिजिड है या फिर एक्सटेंसिबल नहीं है, तब आपको क्या करना होगा, जो हमने ये यहाँ पर डी के निकाला है, डी के जो हमने यहाँ से निकाला है, तो आपको 3j माइनस आर ई करना है और नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस को घटा देना है, तब आप यहाँ से इस चीज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे। ये चीज़ वो है जो गेट में पूछी जाती है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जब यहाँ पर हमको हाइब्रिड जॉइंट मिल जाता है, ये तो चीज़ तब है जब कोई हाइब्रिड जॉइंट नहीं था, तब हमने ये फार्मूला लगाया था, ये चीज़ लगाई थी। जब हाइब्रिड जॉइंट मिल जाएगा तब हमको क्या करना होगा, तो हाइब्रिड जॉइंट के लिए मैं कुछ यहाँ पर लिखूँगा। देखिए सर, जब हमें हाइब्रिड जॉइंट मिल जाएगा तो हमें क्या करना होगा, जब हमें हाइब्रिड जॉइंट मिलेगा तो हमें क्या करना होगा, तो डीके का फार्मूला यहाँ पर होने वाला है 3 इंटू, यहाँ पर हमने जे लिया था, यहाँ पर भी जे लेना है, और प्लस हमें जे बोल लेना है जो हाइब्रिड वाला है, ठीक है। और माइनस आपको आर ई लेना है जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। और माइनस मेंबर कर देना है जो कि हमें बता रहा कि एक्सियली रिजिड है, ठीक है। और प्लस हमको लेना है आर आर। ये फार्मूला है अपना 2D स्ट्रक्चर के लिए। अगर 3D है तो लेना है 6 इंटू जे प्लस जे ई माइनस आर ई, 6 कर देना है, बाकी कुछ नहीं, माइनस एम प्लस आर आर। ये अपना फार्मूला हो जाएगा 3D स्ट्रक्चर के लिए सर। और ये क्या है 3D स्ट्रक्चर, ये है अपना फ्रेम के लिए, ये है अपना फ्रेम के लिए। देखिए हमने फ्रेम की बात कर ली है 3D में, 2D में। आप सोच रहे होंगे आपने ट्रस की बात नहीं करी है, तो ट्रस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रस से भी क्वेश्चन मिलेगा हमें। तब हम क्या करेंगे वहाँ पर, देखिए सर आपको ट्रस से क्वेश्चन जब मिलने वाला है तो आपको डीके का फार्मूला लगाना है। ट्रसेस में पिन जॉइंट होती है, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है, इसीलिए वहाँ पर मूवमेंट नहीं आता है। तब जब मूवमेंट नहीं आएगा तो हम क्या लेंगे वहाँ पर, जब मूवमेंट आपका नहीं आ रहा तब वहाँ पर जो हम 3 ले रहे थे ना, 3 ले रहे थे डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब हम यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे केवल 2, एक्स और वाई डायरेक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम लेने वाले 2। अब देखिए डी के फार्मूला 2 जे प्लस जे डेस माइनस आर ई माइनस एम प्लस आर आर, आपको ये लेना है। और अगर हम 3D स्ट्रक्चर की बात करेंगे, 3D पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, 3D पिन जॉइंटेड ट्रस, अगर मैं पिन जॉइंट की बात कर देता हूँ तो ट्रस बोलने की ज़रूरत नहीं है, पिन जॉइंट का मतलब ही होता है ट्रस, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। 3J प्लस जे डेस माइनस आर ई माइनस एम प्लस आर आर, कुछ आपको ये चीज़ मिलने वाली है सर, ठीक है। आपको ये चीज़ मिलेगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको भी रफ कर दूंगा।
ओके, अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर दूसरे चैप्टर के लिए, जिसमें हम बात करेंगे। दूसरा चैप्टर, पहला तो था स्टैटिक इंडिटरमिनेसी या फिर डिटरमिनेसी या फिर इनडिटरमिनेसी। अब हम दूसरे चैप्टर में बात करें, जिसमें बात करते हैं ILD की। ILD का नाम हम जानते होंगे। ILD को बोलते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, जो प्रिंसिपल दिया था मूलर्स ब्रिस्ले। अगर मूलर्स ब्रिस्ले नाम का अगर आपको कोई कहीं भी ऑप्शन मिलता है और ILD की बात कर रहा होता है, तो आपको वही ऑप्शन क्लिक करना होगा। तो सर हमें सिंपली क्या करना होता है, हमें यूनिट लोड लेना होता है। यूनिट लोड को रन करके पूरे के पूरे स्पान पर उसका इफेक्ट देखना होता है कि उस यूनिट लोड की वजह से हमारी रिएक्शन, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स में क्या चेंजिंग आई है। तो चलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए सर, ये हमको कोई बीम मिल रही है, सिंपली सपोर्टेड बीम की मैं बात करूँगा। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका A से B तक मैं ये डिस्टेंस की बात करूँगा, और ये इसका स्पान है L। ये इसका स्पान है L, और A और B की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमें रिएक्शन मिलेगी वो होगी RA, और यहाँ पर जो रिएक्शन मिलेगी वो होगी RB। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ पाई होंगी। अब मैं इसमें बोल रहा हूँ कि सर मुझे बताइए, जो RB रिएक्शन है इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होगा। अगर मैंने यहाँ पर ये चीज़ बोल दी है तो आपको करना क्या है, आपको फिर से यही बीम बनाना है। आपको फिर से यही बीम बनाना है, और सर AB, RA अपना ये है और RB अपना ये है। यहाँ पर आप यूनिट लोड लीजिए, यूनिट लोड को आप यहाँ पर प्लेस करिए। 1 किलो न्यूटन का लोड आप यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर प्लेस करेंगे तो आप इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। लो, ये हो गया अपना, और ये हो गया। अब आप ये जो डायग्राम बनाया है आपने, इसको बोलिए 1 किलो न्यूटन। आपने ये जो डायग्राम बनाना है, दिस इज द ILD फॉर RB, रिएक्शन एट B। अब इसी तरह से अगर कोई बंदा मुझसे पूछ देगा RA के लिए बनाइए, रिएक्शन एट A के लिए बनाइए ILD, तब मुझे क्या करना है, यहाँ पर यूनिट लोड पुट कर देना है। लीजिए ILD फॉर RB बन गया, नहीं ILD फॉर RA बन गया। और कोई बंदा आ जाता है मुझसे पूछता है, सर मैंने क्या किया है, एक सेक्शन मैंने ये ले लिया है और इस सेक्शन पे मुझे बताइए शियर फोर्स कितना होगा। इस सेक्शन पे मुझे बताइए शियर फोर्स कितना होगा, या फिर शियर फोर्स के लिए कह देगा 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। लेफ्ट सपोर्ट से 2 मीटर डिस्टेंस में मैं जाऊँगा तो यहाँ पर बताइए, या फिर 5 मीटर बोल देगा, या फिर 10 मीटर 20 मीटर जो कुछ भी बोल देगा। तो वहाँ पर जाके आपको इस तरह से कुछ लाइन ड्रा कर लेनी, सेक्शन आपको ले लेना है। अब देखिए क्या करना है, आपको इस सेक्शन पे खड़ा हो जाना है, आपको इस तरह लाइन ड्रा कर देना है, और आपको पता होना चाहिए इस सेक्शन पे इन दोनों चीज़ों का जो है सम 1 यूनिट होना चाहिए, 1 किलो न्यूटन होना चाहिए। फिर 1 यूनिट की बात करें 1 मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 होना चाहिए दोनों का सम। अब आप इसको उठाइए इधर मारिए, इसको उठाइए इधर मारिए, ठीक है, हो गया आपका। अब वो क्या कहेगा, ये जो चीज़ देखी भाई, देखी प्लस वाला, और ये चीज़ देखी माइनस वाला, ये मतलब क्या है, ये हो गया अपना ILD फॉर शियर फोर्स एट सेक्शन XX। ये प्लस वाला शियर फोर्स हो गया, ये माइनस वाला पॉजिटिव शियर फोर्स, नेगेटिव शियर फोर्स, या फिर मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स, कुछ इस तरह से बोल देगा। अब क्या हो सकता है सर, अब आपको इन चीज़ों का क्या करना है, ऑर्डिनेट निकालना है। इस चीज़ का आपको ऑर्डिनेट निकालना है, और इस चीज़ का आपको ऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकालेंगे, मान लिया कि मुझको कुछ नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं आ रहा, तो आपको इसका ऑर्डिनेट निकालना है। आपको क्या पता है कि मैं सर इसके लिए जब जाता हूँ तो जो सपोर्ट है इस पर यूनिट लोड मिलता है, 1 मिलता है, तो आप इसको 1 मानिए, और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप इसको 1 मानिए,
ठीक है, एक ट्रायंगल आपको कुछ ये मिल गया है, एक ट्रायंगल आपको कुछ ये मिल गया है, आप इसको डाउन कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ठीक है, आपने इसको कैलकुलेट करिए, ये वाला ट्रायंगल लगा करके ये वाला आपको सिस्टम मिला, तो आपको ये बन था, आपको ये नहीं पता था, आपको ये पता थी, ये पता थी, तो आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। क्या मिला आपको? अगर मैं बात करूँगा यहाँ से 1/358 इक्वल टू x/5, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? x इक्वल टू 5/8। तो देखिए, अगर मैं इस ऑर्डिनेट की बात करूँ सर, अगर मैं इसको a बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ b, देखते रहिएगा आप, हो सकता है डायग्राम थोड़ा गंदा हो गया हो। ये है आपका a और ये है आपका b। अगर आपको इस चीज़ को कैलकुलेट करना है तो आपको लगाना होगा b/a+b, और आपको अगर ये कैलकुलेट करना है तो आपको लगाना a/a+b। ठीक है, आपने a ऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिया, ये वाला भी ऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिया। अब आपको करना क्या है? अगर आपका यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो आप क्या करेंगे? बस खाली फोर्स की इंटेंसिटी से इस ऑर्डिनेट की मल्टीप्लाई करा देंगे। फोर्स की इंटेंसिटी से अगर आपको 20 किलो न्यूटन का फोर्स दे रखा है और यहाँ पर जो हमको चीज़ मिल रही 0.6 मिल रहा है, तो 20 × 0.6 करिए, शियर फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको केवल इस पॉइंट की बात कर रहा है, अगर आपको यूडीएल लगा दिया है इस डायरेक्शन में, तो आपको इस पूरे का कैलकुलेट करना होगा सर। तो पूरे ट्रायंगल का क्या हो जाता है सर? 1/2 L गुणा H B गुणा H, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, कुछ इस तरह से आपको ये निकाल लेना हो। अगर आपसे कह दिया सर, अगर आपसे कह दिया है कि सर मेरा शियर फोर्स डायग्राम कुछ यही है, शियर फोर्स डायग्राम मेरा कुछ यही है, और ये है b/a+b और ये है a/a+b। देखिए, मैं इसका इतना डीप में इसमें क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ILD या इंडिटर्मिनेसी पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर, जितना आपको लग रहा है आप उनको करिए। तब तक करिए जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो जाता है। तो चलिए, मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि आपको UDL दे रखा है कुछ 3 मीटर तक का, 3 मीटर तक का आपको UDL दे रखा है, और यहाँ पर ये बात कर रहा है कुछ ये सेक्शन इसने दे रखा है कि इतनी डिस्टेंस में हम जाएंगे। तो हम बताइए, 3 मीटर इधर मैंने मान लिया, 5 मीटर इधर मान लिया मैंने, 8 मीटर। तो सर यहाँ पर देखिए 3 मीटर का UDL है, और ये कह रहा पॉजिटिव शियर फोर्स। पॉजिटिव अगर शियर फोर्स की बात करेगा तो मुझे 3 मीटर तक का शियर फोर्स मुझको कुछ यहाँ पर डाल देना होगा। ठीक है, 3 मीटर तक मैं यहाँ पर आऊँगा, फिर आपको कुछ ये वाला एरिया कैलकुलेट करना होगा। अगर मुझसे कहता है नेगेटिव शियर फोर्स, तो नेगेटिव शियर फोर्स के लिए सर मैं क्या करूँगा? इस चीज़ को, ये जो UDL दिया है, मैं इसको इधर रन करा दूँगा। तो इधर रन करा दूँगा तो मुझे इसका एरिया लेना होगा। ठीक है, इसका एरिया लेना होगा और उसमें मल्टीप्लाई कराना होगा किसका? लोड की इंटेंसिटी से। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव शियर फोर्स को हम कैलकुलेट कर पाएंगे सर। चलिए, हम थोड़ी सी बात करें बेंडिंग मोमेंट की। हम थोड़ी सी बात करेंगे सर बेंडिंग मोमेंट की। आपको बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना होगा? आपको यहाँ पर एक कोई सेक्शन दे रखा है x और आपसे पूछा है कि सर आप इसका बताइए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट फॉर द ILD कैसे बनेगा। इसका देखिए, जहाँ पर ये कुछ बोला है बेंडिंग मोमेंट के लिए, आप यहाँ से इस चीज़ को पकड़िए और उठा दीजिए। उठा दिया सर, उठा दिया। आपने इस चीज़ को यहाँ से पकड़ा और इसको उठा दिया। जब आप इसको उठाएंगे तो कुछ यहाँ पर आएगा और यहाँ से जाएगा कुछ यहाँ पर जाएगा। तो जी सर, यही हो गया आपका BMD के लिए ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट, ILD फॉर द बेंडिंग मोमेंट। और आपको ये वाला ऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। ये वाला ऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला लगाना होगा। क्या फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे A × B/L। आपको ये चीज़ A दे रखी है, B दे रखी है, और आपको ये पूरा दे रखा कितना? स्पान A+B। आपको बोल सकते हैं या फिर A+B अपान नहीं A × B/A+B, कुछ ही आपको लगाना है। और जो भी मोमेंट की वैल्यू, उसने लोड की वैल्यू यहाँ पर कुछ दे रखी होगी या फिर आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखी होगी। फिर आपको ये वाला ऑर्डिनेट कैलकुलेट करके
इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, जब हमें ये पता चल जाएगा तो ये तो निकल ही जाएगा, ये पता चल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा सर, तो ये निकल जाएगा तो मैं इसकी वैल्यू मान लेता हूँ y1, इसकी वैल्यू मान लेता हूँ y2, और यहाँ पर आपको लोड दे रखा W1, यहाँ पर दे रखा W2, देन टोटल बेंडिंग मोमेंट आपका यहाँ पर सर आ जाएगा W1/1 प्लस W2/2। ओके, इस तरह से हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। और देखिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में, ये तो अपना बेसिक था, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। देखिए सर हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अगर हमको मिल रहा है कुछ ओवर हैंगिंग बीम, ये तो सिंपली सपोर्टेड बीम थी, अगर हम ओवर हैंगिंग बीम मिलता है तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और रिएक्शंस। ठीक है, देखिए हमारे पास कुछ ये मिलेगी इस तरह से ओवर हैंगिंग बीम, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ इसको A B C D। ठीक है, अब सर ये हमसे बोल रहा है, मैंने कुछ ये डिस्टेंस इसको बोल दी है A B और L। तो आपको यहाँ पर क्या है सर, अपना वही अप्रोच फॉलो करना है, जो अप्रोच हमें पहले से ही मालूम है वही अप्रोच फॉलो करना है। अगर ये आपसे बोल देगा ILD फॉर रिएक्शन B, तब आपको करना क्या है, रिएक्शन B पर आपको जाना है, यहाँ पर 1 यूनिट उठा देना है, और बाकी यहाँ पर जाने के बाद सब तो जीरो हो ही जाएगा। यहाँ पर हमें जाना है और इधर से देखिए इसको भी लाना है जहाँ तक अपना बीम है, और इसको हमें वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक अपना बीम है। तो देखिए इसको हम 1 यूनिट बोलेंगे और ये चीज़ 1 से थोड़ी ज़्यादा आएगी, और ये जो भी ऑर्डिनेट आएगा आपको ये कैलकुलेट कर लेना है। ये कैलकुलेट कर, देखिए ये वैल्यू ए दे रखी है, L दे रखा है, ये B दे रखा, ये हो गया अपना ILD फॉर B। और दूसरे की अगर हम बात करें, हमें रिएक्शन एट A जो दे रखा है इसके लिए हमें ILD ड्रा करना है। तो देखिए रिएक्शन में A पर जाऊँगा, 1 यूनिट उठ जाऊँगा, और ये अपना B दे रखा है, यहाँ पर जाके हमें सीधा हो जाना है, और सीधा हमें तब तक जाना है जब तक यहाँ पर नहीं पहुँच जाते हैं, फिर यहाँ पर जाने का हमको ये कर देना है। ये अपना 1 यूनिट हो जाएगा, हमें ये कैलकुलेट कर लेना है, ये कैलकुलेट कर लेना, और जो भी पूछा गया है वो हमें निकाल देना है। दिस इज द D, दिस इज द C। अब देखिए अगर मैं शियर फोर्स की बात करूँगा, शियर फोर्स के लिए इसने बोल दिया कुछ ये सेक्शन, तो इस सेक्शन के लिए हमें क्या करना है, देखिए इस सेक्शन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे, इस सेक्शन को पकड़ा मैंने कुछ यहाँ पर इस तरह मारा है, और ये A है, ये अपना A है, ये अपना ये, और अपना B ये है, ठीक है, और ये अपना कहीं पर D है, और ये अपना कहीं पर C है। अब देखिए सर कुछ आप यहाँ पर जाएंगे B से पार हो जाएंगे, और कुछ आप यहाँ से अपना जाएंगे A से भी पार हो जाएंगे, कुछ आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा शियर फोर्स के लिए ILD। अब हम बेंडिंग मोमेंट की अगर बात करें सर, बेंडिंग मोमेंट की अगर बात करें तो देखिए इसके लिए मैं बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर बनाता हूँ, नीचे मैं आ जाता हूँ बेंडिंग मोमेंट बनाने के लिए। रुकिए पहले मैं इस वाले ILD को मिटा देता हूँ। ओके, इसके लिए हमें BMD कैलकुलेट करना है। ये अपना B है, ये अपना A है, और इसी सेक्शन के अबाउट X सेक्शन के अबाउट है BMD कैलकुलेट। इस सेक्शन को मैंने पकड़ा, उठा दिया 1 यूनिट तक मैंने उठा दिया इसको अपने अकॉर्डिंग। अब देखिए ये अपना A है और ये अपना B है, इसको यहाँ से मारिए पूरा सीधा लाइए, इसको यहाँ से मारिए, इसको यहाँ तक सीधा लाइए। अब आप यहाँ पर इसको बराबर कर लीजिए, जहाँ पर अपनी आपकी बीम ख़त्म होती वहीं पे आप उसको बराबर कर लीजिए। और आप इसको तो मैंने बताया था A इंटू B अपान A प्लस B लेना है। और यहाँ पर आप इस ऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कुछ आपको ये ट्रायंगल मिल रहा है, आपको ये ट्रायंगल मिल रहा है, आप लगाइए सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ से भी आप सिमिलर ट्रायंगल को लगाइए। आपको ये पूरा L दे रखा था, आपको ये दे रखा है, ये B दे रखा है,
इस तरह से आपका यहाँ पर ILD वाला पोर्शन ख़त्म होता है। यहाँ से आपका ILD वाला पोर्शन ख़त्म होता है। अब हम मूव करेंगे आर्चेस में। ठीक है, हम थोड़ा आर्च वाला पोर्शन पढ़ेंगे, जहाँ पर हम पढ़ते हैं 2 हिंज आर्च और 3 हिंज आर्च। तो 2 हिंज आर्च 3 हिंज आर्च में हम किस तरह से अपनी आर्च को एनालिसिस करेंगे, या फिर बोलते हैं कि आर्च से हमें डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिलता है। तो कौन सा क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलता है, तो हम उसकी भी बात करने वाले हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे आर्चेस। आर्चेस में हमें मिलेंगे 2 हिंज आर्च और 3 हिंज आर्च। तो पहले हम 3 हिंज आर्च की एनालिसिस करेंगे और 2 हिंज आर्च की एनालिसिस करेंगे, लेकिन आर्च इज द आर्च। तो आर्च और बीम में डिफरेंस क्या होता है, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। आर्च और बीम में डिफरेंस क्या होता है? आर्च में एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट नाम की चीज़ आती है, और बीम में हम क्या करते हैं सर, बीम में हम क्या करते हैं, कुछ हम बीम का डिज़ाइन करते हैं, और यहाँ से हमको मिलता है जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, हम इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू डिफ्लेक्ट द बीम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बट इन द केस ऑफ आर्चेस अगर हम बात करेंगे, अगर हम आर्च के केस में सर यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम आर्च के केस में यहाँ पर बात करेंगे कुछ, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल टू नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की अगर मैं बात करूँगा, और बीम में अगर मैं बात करूँगा, अगर मैं किसी इस तरह की स्ट्रक्चर में बात करूँ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की, तो देखिए इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, ये पूरी बीम पर यूनिफॉर्मली, पूरे सेक्शन पर यूनिफॉर्मली लोड लगाएगा, और हो सकता है कि इस सेक्शन को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट भी कर सके। बट आप यहाँ पर अगर आर्च के केस में देखेंगे, यहाँ पर कुछ ये लग रहा है सर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, यहाँ पर कुछ ये लग रहा है, यहाँ पर कुछ ये, यहाँ पर कुछ ये, और नीचे 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 आते आते इसका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का इफेक्ट कम होता चला जाएगा। और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कुछ इस आर्च की इस शेप की वजह से अपना इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं दिखा पाता है, जो कि हमारी स्ट्रक्चर पर नेगेटिव रिस्पॉन्स दे, नेगेटिव इफेक्ट डाले। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर आर्च पढ़ेंगे सर, हम आर्च पढ़ेंगे। आर्च हमें मिलती है 2 तरह की, आर्च हमें मिलती है 2 तरह की, एक मिलती है 3 हिंज आर्च और एक मिलती है 2 हिंज आर्च। देखिए मिलती है 2 हिंज आर्च और एक मिलती है 3 हिंज आर्च। अब देखिए 2 हिंज आर्च क्या होती है, 2 हिंज मतलब हमें 2 हिंज मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलेंगी। एक हिंज ये दे दी मैंने और दूसरी हिंज ये दे दी। और सर आप इसकी इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करेंगे, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने DS निकाल दिया, नंबर ऑफ रिएक्शन 2 इधर 2 इधर 4, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास होती है 3, तो सर 3 मैंने ये ले लिया है, मिलेगा कितना 1। और अगर मैं यहीं पर 3 हिंज आर्च की बात करूँगा, 3 हिंज आर्च की बात करूँगा, देखिए 2 हिंज तो मैंने यहाँ पर मार दी है और तीसरी हिंज लगेगी यहाँ पर। ठीक है, और एक बात और थोड़ी ध्यान दे लेते हैं कि ये जो आर्च मैंने देखी है, इसमें ये जो चीज़ होती है, डिस्टेंस बिटवीन 1 हिंज टू द अनदर हिंज, डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम 1 सपोर्ट टू द अनदर सपोर्ट कॉल्ड द स्पान। और यहाँ से जो बॉटम जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, वहाँ से लेकर के यहाँ पर जो हम ये वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करेंगे सर, इसको बोलते हैं क्या, H बोलते हैं। इसको मैं अपेक्स बोल सकता हूँ, या फिर मैं इसको अपेक्स, तो हम इस वाले पॉइंट को बोलेंगे, इसको हम डिप बोल सकते हैं, डिप। ओके, इसको हम डिप बोलेंगे। और आप इसको हाइट बोल सकते हैं, आप इसको राइजर भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये हिंज दे दी है, और ये हिंज क्या करेगी, मैं यहाँ पर भी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करूँगा। क्या फार्मूला था मेरा स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करने का, R-3। रिएक्शन कितनी है यहाँ पर हमें, यार हमारे पास 2 ये 4 में से 3 गया, बना कितना 1। अब देखिए हमारा यहाँ से काम पूरा नहीं हुआ, हमें यहाँ पर कुछ ये भी लेना होगा, जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंटरनल हिंज। तो इंटरनल हिंज सर हमें मिल रहा कितना, इंटरनल हिंज जो मिलेगा, यहाँ पर 2 मेंबर जुड़े हुए हैं, एक घटाएंगे बचेगा कितना 1, वो हम एक और घटा देंगे, मिलेगा कितना 0। तो DS इक्वल टू 0, यहाँ पर DS इक्वल टू
1, तो मैंने क्या बताया था, अगर हमारी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू 0 आएगी तो उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्टैटिक, या फिर उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और यहाँ पर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू 0 ना करके 1 आई है, इसे बोलेंगे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो बस चलिए हम 3 हिंज आर्च की करेंगे थोड़ी एनालिसिस। 3 हिंज आर्च में हमें क्या क्या मिलता है, किस किस तरह की हम आर्च पढ़ते हैं। ये देखिए मैं 3 हिंज आर्च है अपनी, इसमें हमको मिलती है कौन कौन सी, पैराबोलिक आर्च और सेमी सर्कुलर आर्च। ठीक है, पैराबोलिक आर्च मिलेगी, सेमी सर्कुलर आर्च मिलेगी। तो चलिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ उससे थोड़ी। अगर हमारे पास पैराबोलिक आर्च है, अगर हमारे पास सर पैराबोलिक आर्च है, 3 हिंज आर्च है पैराबोलिक, मैं यहाँ पर सर थोड़ी सी बात करूँगा, छोटा छोटा डायग्राम बना करके। ये देखिए हमारे पास क्या है, पैराबोलिक आर्च है और यहाँ पर पूरी आर्च में यूडीएल लगा दिया है, यूडीएल लगा दिया। इसका स्पान एल है, इसका राइज एच है, डब्लू किलो न्यूटन पर मीटर के अकॉर्डिंग लग रहा है, क्या यूडीएल लग रहा है सर। अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें रिएक्शन कितनी हो जाएगी, WL/2 RB और RA, A और B। ओके, अब देखिए सर, यहाँ पर अगर ये पूछ ले रहा है कि H की वैल्यू कितनी होगी, H की वैल्यू जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, H की वैल्यू हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू, तो आपको फार्मूला लगाना होगा WL²/8H। आपको फार्मूला लगाना होगा WL²/8H। ठीक है, WL²/8H यही पूछता है। कभी कभी फार्मूला डायरेक्ट में दे रखा होता है ऑप्शंस में। अब देखिए अगर ये बंदा बोल रहा है क्वेश्चन में कुछ ये अपने लोगों को दे रखी है, और आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी होगी, अगर हम इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे सर तो मिलेगा 0 मिलेगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। देखिए एक मुझे ये बीम दे रखी है, आर्च दे रखी है, और ये भी बोल रहा है ये सेमी सर्कुलर आर्च है, ये सेमी सर्कुलर आर्च है और इसमें पूछा है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो आप क्या लगाएंगे, फार्मूला WL²/8H नहीं लगाना है। फार्मूला आपको अप्लाई करने से पहले देखना है कि पैराबोलिक है या फिर सेमी सर्कुलर है। सेमी सर्कुलर है तब आपको फार्मूला है पर अप्लाई करना होगा W/R/2। यहाँ पर आप सेंटर पे जाइए, यहाँ तक का जो मिलेगा वो मिलेगा R, WR/2 लगाना है आपको। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का फार्मूला अगर यूडीएल जा रहा है तब, ओके। अब देखिए 3 हिंज पैराबोलिक आर्च की अगर हम बात करें सर, डिफरेंट लेवल पर हमको ये चीज़ें मिल रही हैं। इसको मैं बोल रहा हूँ सर L1, नहीं इसको मैं बोल रहा हूँ H1 H2, यहाँ मिला L1 L2। ठीक है, ये इसका लेवल डिफरेंट है और इसका लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमको यहाँ पर HA HB कैलकुलेट करने के लिए लगाना होगा फार्मूला WL²/2 रूट H1 प्लस H2। अलग अलग जाएगा रूट में H1 H2। ठीक है, अगर हम यहीं से बात कर दें, ये चीज़ जो है कंसंट्रेटिंग लोड, ये क्या है, यहाँ पे यूडीएल ले रही थी, ये यूडीएल ले रही थी। अगर यहीं पर ये कंसंट्रेटेड लोड लगा रही है, कंसंट्रेटेड लोड यहाँ पर आ रहा है, तब हम क्या करने वाले, तब हमें यहाँ पर HA HB या फिर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का फार्मूला मिलेगा क्या, WL, यहाँ पर क्या था WL² था, यहाँ पर WL ही होगा अपान रूट का H1 प्लस रूट का H2। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 2 लगाया था, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा इसका, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा।
3 hinge सेमी सर्कुलर आर्च कैरिंग द कंसंट्रेटेड लोड। अगर सेमी सर्कुलर आर्च में यूडीएल यहाँ पर मैंने लगाया था, अगर यही सेमी सर्कुलर आर्च क्या कर रही है, इसमें कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, तो यहाँ पर H का फार्मूला क्या हो जाएगा, H का फार्मूला हो जाएगा W/2, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का फार्मूला W/2। ओके, तो फिर कुछ ये थी। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी 2 हिंज आर्च के बारे में। 2 हिंज आर्च के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे सर। ओके, अब हम पढ़ेंगे 2 हिंज आर्च। 2 हिंज आर्च में क्या होता है सर, अब हम पढ़ेंगे 2 हिंज आर्च। 2 हिंज आर्च में हम देखेंगे कि हम इसमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर कोई लोड दे रखा होगा W, कोई लोड हमें W दे रखा है। आप देख सकते हैं ये अपना बी आर्च है, वहाँ पर हिंज था अपना, ठीक है। 3 हिंज आर्च में अपना यहाँ पर हिंज था। तब मैंने क्या किया था, इस हिंज के अबाउट में मूवमेंट ले रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब हिंज नहीं दे रखा है, तब यहाँ पर हमें कोई सेक्शन लेना होगा। और सेक्शन मैंने एक्स एक्स से सेक्शन काट लिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखेंगे तो मिलेगी 22। तब मुझे क्या करना, इस डिस्टेंस पर मुझे मूवमेंट ले लेना है। ओके, मैं मूवमेंट ले लूँगा, m × बाई करना है, ठीक है। m बाई यहाँ पर लिया जाएगा मूवमेंट एट बाई डिस्टेंस ds/de अपॉन y² ds/de। तो हमें कुछ ये वाला तरीका लगा करके यहाँ पर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को कैलकुलेट करना है। देखिए ये तरीका बहुत लंबा जाएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, केवल आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ds/de के थ्रू, और बहुत ही तगड़ा, बहुत ही बड़ा इसका एक्सपेंशन होने वाला है। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बस खाली आपको ये फार्मूला याद करना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाए और आप उसको ना क्लिक कर पाएँ, आपको याद होना चाहिए। अब देखिए हमें क्या है, अगर हम देखें कि हमारे पास एक सेमी सर्कुलर आर्च है, सेमी सर्कुलर 2 हिंज आर्च है, और इसमें कुछ ये आर है, ये यहाँ पर आर दे रखा है, ये यहाँ पर आर दे रखा है, ये इसका स्पान एल दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेंटर पे मिड पॉइंट पे उसके सेंटर पे W लोड लगा हुआ है, W किलो न्यूटन का। और इसमें पूछ लिया आपसे कि भैया हमें बताइए आप इसकी रिएक्शन की वैल्यू, तो W/2, यहाँ पर भी W/2 रिएक्शन हो जाएगा। और आपसे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पूछा जाएगा, तो आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का फार्मूला अगर आप चाहें तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इस फार्मूले को लगा करके आप कैलकुलेट करेंगे। वैसे आपको फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे याद कर लेना, W/π लगाइएगा, W/π आप लगाइएगा। अगर आपको सेमी सर्कुलर आर्च मिल रही है और उसमें कंसनट्रेटेड लोड एट द सेंटर लगने वाला है, वो जो सेंटर पे लग रहा है, तब आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का फार्मूला W/π लगाना है। और दूसरी चीज़, अगर आपको 2 हिंज आर्च मिल रही है और ये भी सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर आर्च है आपकी, क्योंकि यहाँ पर रेडियस r दे रखा है। अब देखिए सर, यहाँ पर हमें करना क्या है, ये सेंटर पे ना लग करके यहाँ पर एट एनी डिस्टेंस W लगा हुआ है, और डिस्टेंस इसने ना दिखाकर यहाँ पर एंगल दिखा दिया अल्फा, एंगल इसने अल्फा यहाँ पर दिखा दिया। तब हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को कैलकुलेट करेंगे, W/π वही वाला और इंटू sin² अल्फा और जोड़ देना है, sin² अल्फा से और मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए ये भी हमें सेमी सर्कुलर आर्च दे रखी है। कंसंट्रेटेड लोड की बात हो गई, अभी यूडीएल बोल रहा है सर, यूडीएल बोल रहा है, दिस इज द आर, दिस इज द आर, कहीं भी जाएंगे तो हमें आर ही मिलेगा, ये भी आर, ये भी आर, मतलब पूरा का पूरा डाया, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, यूडीएल लग रहा है W किलो न्यूटन का। अब इसमें हमें अगर ये वाली रिएक्शन कैलकुलेट करनी है तो W/r करेंगे, यहाँ पर भी W/r करेंगे। अब देखिए हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो W/π चलेगा ही, लेकिन रेडियस का 4/3 ले लेना है, 4/3 इंटू r ऑफ द W/π का। ये अपना हो जाएगा किसका, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का फार्मूला, इफ द 2 हिंज आर्च हैविंग द यूडीएल ऑफ W किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, अब देखिए अगर आपको कुछ ये ट्रेंगुलर लोडिंग लग रही है, ये भी सेमी सर्कुलर आर्च है और उसमें ट्रेंगुलर लोडिंग लग रही है, तब आपको क्या करना है, ट्रेंगुलर लोडिंग तो है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप इसको यहाँ से भी एक ट्रेंगल और पूरा कर दें तो आपको क्या लगने वाला है, ये आपको ये यूडीएल लगने वाला है, यूडीएल है आपका ये। लेकिन ये यूडीएल को अगर हम दिखाएं तो इसने आधा यूडीएल दिखा रखा है, इसने ट्रेंगुलर लोडिंग बोल रखी है। ट्रेंगुलर लोडिंग अगर आपको कुछ इस तरह का राइट एंगल ट्रेंगल मिल रहा है तो आप समझेंगे यूडीएल का ये आधा ही बोलने की कोशिश कर रहा है, तो यूडीएल का ये आधा है,
तो देखिए ये जो हम यूडीएल के लिए हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैलकुलेट कर रहे थे 4/3 इंटू आर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2/3 इसका आधा, 4/3 का आधा 2/3 इंटू आर W/π चल ही रहा है सेमी सर्कुलर आर्च के लिए। अब देखिए अभी सर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास पैराबोलिक आर्च है, अगर हमारे पास पैराबोलिक आर्च है और पहला पैराबोलिक आर्च में यूडीएल लग रहा है, पूरा यूडीएल लग रहा है पैराबोलिक आर्च में, जिसका राइज h दे रखा है और रिएक्शन आपको यहाँ पर RA और RB दे रखा है। अब सर हमें आप इसमें बताइए, अब हम इसे बताइए कि ये जो इसमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का फार्मूला होगा वो क्या होगा 2/3, यहाँ पर हम R ले रहे थे, यहाँ पर W/H लिया जाएगा अपन पाई किया जाएगा, 2/3 × H W/π, यह होगा अपना हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का फार्मूला। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हमें पैराबोलिक 2 हिंज आर्च दे रखा है और उसमें W लगा हुआ है, क्या केवल W कंसंट्रेटेड लोड एट द सेंटर ऑफ द आर्च लगा हुआ है यहाँ पर, तब हम सर यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा वो होगा 25/128 WL/H WL/H। आपको ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो यहीं पर इतने डिस्कशन के बाद अपना 2 हिंज आर्च और 3 हिंज आर्च या फिर कह सकते हैं एनालिसिस ऑफ आर्च ख़त्म होता है। तो यही है मेन टॉपिक जो हमसे आर्च में पूछा जाएगा। हो सकता है आपको सेमी सर्कुलर आर्च या फिर पैराबोलिक आर्च 2 हिंज में या फिर 3 हिंज के फॉर्मेट में पूछ लिया जाए। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर हम पैराबोलिक आर्च की बात करें या फिर 2 हिंज आर्च की बात करें, सेमी सर्कुलर आर्च की बात करें, इनके हिसाब 3 हिंज या फिर आप 2 हिंज की बात कर सकते हैं, तो वहाँ पर अगर आपको बेसिकली हम 3 हिंज की बात करेंगे, आप 2 हिंज में थोड़ा अप्लाई करके देखिएगा, ये आपके लिए टास्क है। अगर आप 3 हिंज में कुछ ये ले रहे हैं पैराबोलिक आर्च आप ले रहे हैं 3 हिंज में, अगर हम इसमें यूडीएल लगा देते हैं तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा। अगर 3 हिंज की बात है तो बेंडिंग मोमेंट मैंने बता दिया आपको 0 आएगा, बस यही पूछा जाता है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द केस ऑफ 3 हिंज पैराबोलिक आर्च इफ द यूडीएल इज इम्पोज्ड ऑन द होल आर्च देन यू विल फाइंड आउट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज 0 इंटेंसिटी का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। अगर आप यहाँ पर 2 हिंज आर्च की बात करेंगे वही पैराबोलिक, तब क्या आंसर आने वाला है, आप उसका आंसर निकाल करके आप उसका आंसर को निकाल करके नोट कर लीजिए और वो पेपर में पूछा जाएगा, हमें भेजने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये जो हमने यहाँ पर डिस्कशन कंप्लीट किया है, किसका, ये हमने डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट किया है आर्चिस का।